आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री अड्डा 360 पर। लास्ट क्लास में हमने सॉइल फर्टिलिटी को रिलेटेड लेक्चर्स देखे थे और आपके SKNU यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। तो आपने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक बहुत अच्छा MCQ सेशन लेकर आए हैं। सिर्फ SKNU के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द नेचुरल फर्टिलाइजर्स। इनमें से प्राकृतिक उर्वरक किसे माना जाता है। तो ऑप्शंस देख के हम देखते हैं कि फर्स्ट है यूरिया, सेकंड कंपोस्ट, थर्ड अमोनियम सल्फेट और फोर्थ फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन हो जाएगा, हमारा कंपोस्ट। हमें पता है जो ये हमारा यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं। जो कंपोस्ट है हमारी, वो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज़ इसेंशियल फॉर द रूट डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों की जड़ के विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो मेन काम है, इसके बारे में अब थोड़ी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आए तो वो आपका नहीं रहना चाहिए। फॉस्फोरस का काम, एक हमने रूट डेवलपमेंट देख लिया, एक ये ATP DNA फॉर्मेशन, इस सब की फॉर्मेशन में भी फॉस्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फोरस को हम की ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके। जो नाइट्रोजन का मेन काम क्या है, जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और नाइट्रोजन की कमी के साथ क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाती है, प्लांट के अंदर येलोइंग हो जाती है, जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं। थर्ड आएगा पोटाशियम। पोटाशियम का मेन काम क्या है, पोटाशियम जो है वो हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन मतलब जो स्टोमेटा की एक्टिविटी है कि स्टोमेटा जो हमारा ओपन होता है, क्लोज होता है, वो हमारा पोटाशियम करता है। और अगर आपको कहीं पे हिडन हंगर वर्ड दिखे या आपको कहीं पे लग्जूरियस कंजप्शन वर्ड दिखे, ये सब वर्ड है वो ये कंजप्शन पोटाशियम के रिलेटेड है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का क्या रोल है, जो कैल्शियम है वो हमारा मिडल लैमेला सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। मिडल लैमेला सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रीन मैन्योर। हरी खाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। क्या ग्रीन मैन्योर सॉइल एसिडिटी को इंक्रीज़ करती है, नहीं। ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है ये उन्हें ऐड करती है। थर्ड, सॉइल सैलिनिटी को इंक्रीज़ करती है, मिट्टी की लवणता को बढ़ाती है, नहीं। कीटों पर नियंत्रण करना, नहीं, इसका ऐसा कुछ काम नहीं है। ग्रीन मैन्योर जो है वो हमारी फसल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालती है। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, हरी खाद होती है कि जैसे हम कोई भी फसल हम लगा देते हैं, लाइक कि हमने ढैंचा जो है हमारा सन हेम्प वगैरह हो गया, इसको हमने क्रॉप को सोइंग से पहले लगा दिया, फिर जब वो वेजिटेटिव स्टेज में आती है तब हम इसकी प्लॉइंग कर देते हैं इसके पत्तों के साथ। तो क्या होता है, हमारी सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द फर्टिलाइज़र रिलीज न्यूट्रिएंट स्लोली इनटू द सॉइल ओवर द टाइम। कि किस प्रकार के उर्वरक समय के साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्व छोड़ते हैं। तो ये तो नाम से पता लग रहा है कि स्लोली न्यूट्रिएंट्स कौन रिलीज़ करेगा। जो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स हैं, क्विक रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स हैं, वो क्विकली बहुत जल्दी जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ करेंगे। फोलियर फर्टिलाइज़र्स, पर्णीय उर्वरक। फोलियर फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जिन्हें हम प्लांट के जो फोलिएज पार्ट है, फोलिएज मतलब जो लीव्स वाला पार्ट है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र आ जाएगा तरल उर्वरक। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिफ्थ है क्रॉप रोटेशन। क्या है, क्रॉप रोटेशन इज़ अ प्रैक्टिस यूज टू। फसल चक्रण ऐसी पद्धति है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ वीड्स। क्रॉप रोटेशन से क्या हम वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं, यस। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बिल्कुल हाँ। कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। रिड्यूस द पेस्टिसाइड यूज़, कह सकते हैं कि होता है, तो इसका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्रॉप रोटेशन क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, कि यहाँ पे हमारी जो भूमि है, जो हमारा लैंड है, वो हमारा फिक्स लैंड होता है और इसमें हम क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं।
कि हमने मान लो पहले सीरियल क्रॉप लगाई थी कि रबी के अंदर हमने वीट लगा दिए, उसके बाद हम खरीफ के अंदर मान लो अपने कॉटन लगा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हमने वीट की जगह मस्टर्ड ग्रो कर दिए, और फिर खरीफ की जगह हमने मूंग क्रॉप को ले लिया। तो हम ऐसे क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, वीड्स कैसे कंट्रोल होंगे। कई जो वीड्स होते हैं ना कि वो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लैरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा कहते हैं, जो फ्लैरिस माइनर है वो पर्टिकुलरली वीट क्रॉप के अंदर पाया जाता है। अगर हम हमेशा वीट क्रॉप लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैरिस माइनर की सीड बैंक बन जाएगी, बहुत ज़्यादा इसके जो बीज हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट अगर हम नेक्स्ट सीज़न रबी में मस्टर्ड लगा देंगे तो फ्लैरिस माइनर के जो सीड हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर हम अपने क्रॉप रोटेशन के अंदर लेग्यूम्स क्रॉप को ऐड कर देंगे तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ होएगी। रिड्यूस द पेस्टिसाइड यूज़, पेस्टिसाइड का कंसेप्ट भी जो है वो भी सेम वीट की तरह ही है कि बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं वो क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लो कि एक फसल हमने मेज़ की ली थी, तो मेज़ का जो स्पेसिफिक पेस्ट है लाइक स्टेम बोरर वो है। अगर नेक्स्ट ईयर भी हम दोबारा मेज़ लगाएंगे फिर हमारा जो स्टेम बोरर है वो आ जाएगा, तो हमें मेज़ के स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को रोटेट कर दिया कि नेक्स्ट टाइम हमने नॉन होस्ट क्रॉप को ग्रो कर दिया, लाइक कॉटन हो गया या मूंग हो गया। अब कॉटन के अंदर आप सभी को पता होगा बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो फेमस है पिंक बॉलवॉर्म। अगर हम बारी बारी हर एक साल हम कॉटन को ग्रो करेंगे तो पिंक बॉलवॉर्म जो है वो उसकी डॉर्मेंट स्टेज स्टबल्स के अंदर होती है, जो नीचे जो प्लांट का जो बच जाता है क्रॉप रेसिड्यू उसके अंदर पाए जाते हैं। तो बारी बारी कॉटन के अंदर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर हम कॉटन को छोड़ के 2-3 साल खरीफ सीजन में कभी हमने मूंग क्रॉप ले ली, गुआर क्रॉप ले ली, ऐसे करेंगे तो हमारा जो इंसेक्ट है वो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स प्राइमरली कंटेन, जैव उर्वरकों के मुख्य रूप से निम्नलिखित होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, और फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक, ऐसे फर्टिलाइज़र्स जिसके अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो अब हम ऑप्शन देख लेंगे जो इस ऑप्शन के साथ जा रहा है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीवित सूक्ष्म जीव। 7th है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ऑर्गेनिक मैन्योर, कि इसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करने का कौन सा बेनिफिट नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करके हमारा सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव होता है, यस। इट प्रोवाइड्स द इमीडिएट न्यूट्रिएंट बूस्ट, तत्काल पोषक तत्व प्रदान करते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है हमारा मतलब फार्म यार्ड मैन्योर ले लो या आप कंपोस्ट एग्जांपल ले लो, ये सब लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको बहुत स्लोली इंक्रीज़ करते हैं। अगर हमें इमीडिएट न्यूट्रिएंट बूस्ट चाहिए, तत्काल पोषक तत्व चाहिए, तब हम जो हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स थे जैसे यूरिया वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। इट इंक्रीज द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही। एनहांसेस द वाटर रिटेंशन, यस। नाउ 8th क्वेश्चन है एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इट कैन लेड टू, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इससे क्या होगा कि सॉइल की हेल्थ इंप्रूव होएगी, नहीं। इट विल इंक्रीजेज द सॉइल एसिडिटी, मृदा अम्लता में वृद्धि होगी केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके। ऐसा तो कुछ नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करेंगे तो ये एसिड कंपाउंड्स जो रिलीज़ करते हैं तो उससे हाँ सॉइल एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। हायर वाटर रिटेंशन इन द सॉइल, नहीं, केमिकल फर्टिलाइज़र का वाटर रिटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। जो ऑर्गेनिक मैटर हम डालते हैं उससे हमारा वाटर रिटेंशन इंक्रीज़ हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइज़र से पेस्ट अटैक कम होगा, नहीं, पेस्ट अटैक का भी और केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्सेसिव हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे उससे सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे मान लो आपने केमिकल फर्टिलाइज़र अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र आपने यूज़ कर लिया, इसको जब हम वाटर में डालेंगे पानी के अंदर जब ये घुलेगा तो हमारी जो एमोनियम आयन है वो तो वॉलेटिलाइज हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, H2SO4 बच जाएगा जो एसिडिटी कॉज करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट थी। 9th है कि द मेन फंक्शन ऑफ द पोटाशियम इन प्लांट्स इज़ टू,
पोटाशियम का मेन फंक्शन, एक फंक्शन मैंने आपको ऊपर बताया था, पोटाशियम का क्या फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन का, कि हमें स्टोमेटा की ये ओपनिंग को क्लोजिंग को देखता है। इट एड इन द प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इम्प्रूव द डिजीज़ रेजिस्टेंस, पोटाशियम का डिजीज़ रेजिस्टेंस के रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, डिजीज़ रेजिस्टेंस इम्प्रूव करता है। और जो हमारी क्रॉप में लोजिंग होती है ना, लोजिंग का मतलब है कि जो क्रॉप है वो गिर जाती है, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो गिर जाती है, उसको भी प्रिवेंट करता है। प्रमोट द क्लोरोफिल फंक्शन नहीं, सपोर्ट द रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट के लिए हमने ऊपर देखा था फॉस्फोरस। अभी हम जैसे एक क्वेश्चन के अंदर चारों जो ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। तो जब भी खुद भी आप प्रैक्टिस करोगे, जो सही आंसर है उसको तो देखना है, बट जो गलत है वो गलत क्यों है इसको भी हमने अच्छे से चेक करना है। 10th विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ए कवर क्रॉप स्पेसिफिकली फॉर एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट। कौन सी कृषि पद्धति में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कवर फसल लगाई जाती है? तो मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही क्रॉप को, मोनोक्रॉपिंग, एक क्रॉप को लगातार आप लगा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि हम कवर क्रॉप के तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि एक लैंड के अंदर आप 2 क्रॉप यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने मस्टर्ड और वीट यूज़ कर लिया, इसको पर्टिकुलर एक रेशियो के अंदर लगाते हैं। मान लो आपने जैसे कि 9 जो रोज़ है वो मस्टर्ड के लगा दी, 2 रोज़ वीट के लगा दी, तो हम इसे इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे कि जब हम एक लैंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को यूज़ करते हैं विद अ फिक्स्ड रो पैटर्न। टेरेसिंग, टेरेसिंग जो ये है, जो ये पहाड़ी इलाके होते हैं, हिली एरियाज़, वहाँ पे इसको फॉलो करते हैं, इसे पीढ़ी नुमा खेती बोलते हैं। ऐसे करके टेरेस फॉर्म होते हैं, इस पे हम क्रॉप को उगाते हैं, वो टेरेसिंग हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? कवर क्रॉप, तो कवर क्रॉप हमारी ग्रीन मैन्योरिंग होती है। टेक्स्ट बुक ऑफ द सॉयल साइंस इज़ रिटन बाय, तो ये क्वेश्चन तो आपको लर्न ही करना है, इसमें कुछ नहीं है सिखाने वाला कि टेक्स्ट बुक ऑफ सॉयल साइंस किसने लिखी थी? टी.डी. बिस्वास एंड एस.के. मुखर्जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल हुज pH इज़ लेस देन 3.5 इज़ कॉल्ड। ऐसी सॉइल जिसकी pH 3.5 से उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड सॉइल्स। एसिड सॉइल भी एसिडिक होती हैं, लेकिन इनकी pH हम 7 से कम होती है उसको बोलते हैं एसिड सल्फेट सॉइल। ये इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी जो pH है वो 3.5 से कम होती है उसे एसिड सल्फेट सॉइल्स बोलते हैं, और इसे हम कैट क्ले सॉइल भी बोलते हैं। एल्केलाइन सैलाइन सॉइल जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है, तो 12th का हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कैल्साइट इज़। इसमें कैल्साइट का फॉर्मूला पूछा है, ये आपने 12th क्लास में भी देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमारा कैल्साइट का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद 14th क्वेश्चन, विच मैथड इज़ यूज्ड फॉर फर्टिलिटी इवेल्युएशन बाय ग्रीन हाउस टेस्ट। मृदा उर्वरकता निर्धारण हेतु ग्रीन हाउस परीक्षण में निम्न में से कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो यूज़ ऑफ इंडिकेटर प्लांट, लेट्यूस पॉट कल्चर, CO2 एवोल्यूशन, सेकेट एंड स्टीवर्ट टेक्निक। ग्रीन हाउस टेस्ट में फर्टिलिटी हमें इवेल्युएट करनी है, तो उसके लिए लेट्यूस पॉट कल्चर किया जाता है, ये आपको याद ही रखना है। ग्रीन हाउस परीक्षण में अगर हमें उर्वरकता है उसको निर्धारण करना है, तो उसके लिए हम लेट्यूस पॉट कल्चर जो है उसको यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे पॉट्स में क्रॉप लगा देते हैं, फिर उसे हम ग्रीन हाउस के अंदर रखते हैं कि उसमें CO2 वगैरह जो है क्या फर्टिलिटी पर क्या उसका इफेक्ट होगा। निकल इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि निकल जो है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है? निकल Na+, निकल पॉजिटिव आयन में पाया जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसके बाद हम मान लेते हैं फॉस्फोरस, H2PO4- 2 फॉर्म में होगा। पोटाशियम सिंगल आयन K+, कैल्शियम 2+। तो जितनी भी ये फॉर्म्स हैं इसकी लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। विद द इंक्रीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर पोटाशियम कंसनट्रेशन हैज़ व्हाट इफ़ेक्ट। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसका पोटाशियम पर
ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंटेंट अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो पोटाशियम की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेगेटिव आयन के साथ साथ बाउंड होता है, और जो हमारा जो पोटाशियम है वो कैटायनिक फॉर्म में पॉजिटिव। तो जो पोटाशियम जो आयन है वो हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स के जो नेगेटिव आयन्स है उसके साथ बाउंड हो जाएगा, जिससे पोटाशियम की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। 17th है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड एज एनायन। एनायन कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम एनायन बोलते हैं। तो इसमें एनायनिक फॉर्म में कौन सा अवेलेबल होता है? फॉस्फोरस और जिंक +2 के फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस H2PO4-, तो एक कैटायनिक एक एनायनिक, तो ये ऑप्शन का नहीं होगा। फॉस्फोरस यहाँ पे आ जाएगा H2PO4-, और हमारा जो मॉलिब्डेनम होता है ये भी हमारा एनायनिक फॉर्म होता है, तो इसका ये आंसर हो जाना चाहिए सेकंड, यस। 18th आ जाएगा, क्लोरोसिस विद द ग्रीन वेन इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विच सिम्टम। क्लोरोसिस विद द ग्रीन वेन इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विच सिस्टम, विच न्यूट्रेंट। इसके अंदर आपको मैं बताती हूँ कि जो डेफिशिएंसी होती है ना वो अलग अलग लीव्स में पाई जाती है। जो ओल्ड लीव्स के अंदर जो ज़्यादा मोबाइल एलिमेंट्स है इसमें आ जाएगा NPK MG MO, ये हमारी डेफिशिएंसी ऑल लीव्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर जो हमारा जो नाइट्रोजन है ये तो कंप्लीट क्लोरोसिस कर देता है। मैग्नीशियम जो है ये भी हमारा हमारी क्लोरोसिस करता है, और जो पोटाशियम तो मोलिब्डेनम है ये हमारे डेड स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर फिर आगे होता है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये हमारे क्लोरोसिस करते हैं। तो इसमें आ जाएगा जो नाइट्रोजन है ये कंप्लीट क्लोरोसिस करता है, जिसमें हमारी जो वेन्स हैं वो भी कम्प्लीटली येलो हो जाती है। और जो मैग्नीशियम है ये इंटरवेनर क्लोरोसिस करता है, जिसमें हमारी जो वेन्स है वो ग्रीन रहती हैं। पोटाशियम और जो मॉलिब्डेनम है ये डेड स्पॉट्स क्रिएट करते हैं। तो क्लोरोसिस विद द ग्रीन वेन इज़ द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम। इसके अंदर ऐसा है कि अगर ओल्ड लीव्स में पूछा जाए, अगर क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना हो, तो अगर यहाँ पे न्यू लीव्स पूछते कि न्यू लीव्स के अंदर हमारी इंटरवेनर क्लोरोसिस कौन करता है, तो इसका आंसर होता तब आयरन जो है हमारा न्यू लीव्स के अंदर इंटरवेनर क्लोरोसिस करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द माइक्रोन्यूट्रेंट। फॉस्फोरस पता है माइक्रोन्यूट्रेंट है, कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रेंट है, हमारा जो आयरन है ये हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट है। हमारे 8 माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, लास्ट क्लास में आपको बताए थे, तो आपको ये अच्छे से बाय हार्ट रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, इफ़ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज़ 145 किलोग्राम पर हेक्टेयर देन रेटिंग ऑफ द सॉइल वुड बी। जितने भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं इसकी एक ऐसे चार्ट होता है कि रेंज होती है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम कि ये प्लांट के अंदर किस रेंज में पाए जाते हैं। अगर ये उस रेंज से कम होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लो, अगर उससे ज़्यादा है तो हम बोलते हैं उसे मीडियम। जो नाइट्रोजन की रेंज है वो है 280 to 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 280 to 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो हमारी फॉस्फोरस की रेंज है ये है 22.5 से 56 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और पोटाशियम की रेंज है हमारी 140 से 330 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये जो रेंज है ना ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको थोड़ा जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी बिलो द रेंज आएगा। जैसे कि नाइट्रोजन 145 किलोग्राम पर हेक्टेयर पूछा, तो ये हमें पता है कि काफ़ी नीचे है, तो फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। फॉस्फोरस के अंदर ना जैसे वेरी लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ऐसे करके क्लासिफिकेशन दी होती है। पोटाशियम में भी सेम है। पोटाशियम ऐसा होता है कि 133 से कम है तो लो है, 133 से ऊपर है तो हाई है, ऐसे करके क्लासिफिकेशन होती है। विच न्यूट्रेंट एलिमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर जो पाइरोल रिंग के सेंटर के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर हमें पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल कौन सा है तो आएगा मैग्नीशियम। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस कौन करता है तो तब इसका आंसर आ जाएगा आयरन एंड नाइट्रोजन। इंडिकेटर प्लांट फॉर द फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इज़। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? रेपसीड, तोरिया। 23rd phosphorus content in the DAP is. Phosphorus content in the DAP, diammonium
फॉस्फेट के अंदर कितना फॉस्फोरस कंटेंट है, तो 46%। मैं तो इसको हमेशा ऐसे याद रखती थी कि यूरिया है, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। सेम DAP के अंदर 46% हमारी फॉस्फोरस पाई जाती है। जितने भी एलिमेंट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह 60% K2, वही आपको अच्छे से याद रखनी है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर 16% P2O5 पाई जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि DAP के अंदर 46% P2O5 पाई जाती है। DAP के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, सभी कमेंट करके नीचे लिखेंगे। जिंक कंटेंट इन द जिंक सल्फेट .H2O। कई एलिमेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको तो अच्छे से याद रखना है कि जिंक कंटेंट जिंक सल्फेट .7H2O में कितना जिंक कंटेंट है, 21%। द ग्रोथ कर्व कैसा है, सिग्मोइड शेप है, एस शेप, ऐसे तो लग रहा है ना, ऐसे एस शेप है, कह सकते हैं एस शेप है। इसके अंदर पहला जो हमारा जो फेस है, ये वाला फेस धीरे धीरे चलता है, लैग फेस है। उसके बाद हमारा आ जाता है लॉग फेस। इसके अंदर जो ग्रोथ है वो एकदम से बढ़ती है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो हमारी जो ग्रोथ है वो स्टीडी हो जाती है, स्टैग्नेंट कांस्टेंट ग्रोथ हो जाती है। फिर यहाँ पे जो हमारी ग्रोथ है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। विच बर्ड डिसीज़ इन कॉर्न प्लांट इज़ कोज्ड बाय, वाइट बर्ड डिजीज़ इन द कॉर्न प्लांट इज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। सफ़ेद कली बीमारी किस तत्व से होती है, तो जिंक। तो जिंक से होती है वाइट बर्ड ऑफ मेज। अब बोरॉन से देख लेते हैं। बोरॉन से अंगूर के अंदर एक डिजीज़ होती है, हैन एंड चिकन डिजीज़। बोरॉन से बहुत सारे डिसऑर्डर है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको बिल्कुल भी समझ ना आए ना, तो आप बोरॉन टिक लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोरॉन से होते हैं। मोलिब्डेनम से, एमओ से, इसमें होती है फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन। एक और होती है जिसमें मार्शी स्पोर्ट ओट्स के अंदर, पी के अंदर। एक बार ये आप अच्छे से टेबल पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। सेसबेनिया, ढैंचा आ जाएगा। और इसके अंदर हमारी जो लुसरीन है, ये भी हमारी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। ये ना दो चीज़ होती हैं, एक तो हमारी होती है ग्रीन मैन्योर क्रॉप, एक हमारी होती है ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप। ये ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योर क्रॉप के अंदर क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल फील्ड के अंदर क्रॉप लगाते हैं, फिर उसे हमने प्लॉइंग बीच में कर दिया, तो जैसे सेसबानिया, ढैंचा हो गया। ग्रीन लीफ मैन्योर के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे प्लांट है, उससे लीव्स तोड़ के लेकर आएंगे और फिर हम अपनी लैंड के अंदर डालेंगे। इसके अंदर नीम हो गया, ग्लैरिसीडिया, ल्यूसीना, ल्यूकोसिफेला, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, इनको अलग अलग याद रखना है। नाइट्रोजन मूव्स टू द प्लांट रूट्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ, मास फ्लो के मैकेनिज्म से नाइट्रोजन की मूवमेंट होती है। क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय द केट एंड नेल्सन। केट एंड नेल्सन ने क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच दी थी। जेवी लिबिक के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 1840 के अंदर इन्होंने कंसेप्ट दिया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द NO2 माइनस नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो आ जाएगा नाइट्रोबैक्टर। इसके अंदर ऐसा होता है कि देखो कि पहले हमारी जो एमोनियम फॉर्म है उसको कन्वर्ट करते हैं NO2 माइनस में, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे NO3 माइनस। ये जो फॉर्म है जो प्लांट हमारा एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट फॉर्म, तो यहाँ पे आता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनास। इसमें ना आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो फॉर्म है ना, यहाँ पे आएगा नाइट्रोसोमोनास, कि अमोनिया को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास, और जो हमारी नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे गलती से कर दिया था, नाइट्रोबैक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंसिपल ऑफ द सॉइल साइंस किसने लिखी थी, R.K. मेहरा। प्रिंसिपल ऑफ द सॉइल साइंस इज रिटन बाय द R.K. मेहरा। फॉस्फोरस डिटर्मिनेशन बाय द ओल्सन मेथड इज सुटेबल फॉर विच सॉइल्स।
ऑल्सन मेथड से हम जो फॉस्फोरस को डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल के लिए एल्केलाइन या सेलाइन सॉइल के लिए, दो मेथड है, एक ऑल्सन मेथड है, एक होता है ब्रे मेथड। ये हम यूज़ करते हैं एसिड सॉइल के लिए, बट ज़्यादातर हम सब लैब के अंदर ऑल्सन मेथड यूज़ करते हैं। फॉर्मूला ऑफ द डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऊपर हमने पढ़ा था फॉर्मूला ऑफ द कैल्साइट, कैल्साइट का क्या फॉर्मूला था, कैल्शियम कार्बोनेट। निकल इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन विच आयन, निकल +2, ये इसका राइट आंसर है। लास्ट ऊपर भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है निकल का, वहाँ पे शायद हमने निकल 1+ कर दिया है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। निकल जो है वो 2+ फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। कैलकेरियस सॉइल इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बाय कोजिंग इट टू, कैलकेरियस सॉइल इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, चूने वाली मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है, डिक्रीज। जो कैलकेरियस सॉइल्स होती है वो एल्केलाइन होती है नेचर के अंदर, कि कैलकेरियस सॉइल होने के जब हो जाती है तो जो pH है वो ग्रेटर देन 8.5 हो जाती है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी एसिडिक सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है। तो अगर हम कैलकेरियस सॉइल डालेंगे तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। 36 है वैम हेल्प्स इन द प्लांट न्यूट्रिशन फॉर द, वैम के पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, वेसिकुलर, आर्बेस्कुलर, माइकोराइजा। ये आपसे सिंपल स्ट्रेट ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इससे किस न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, फॉस्फोरस और जिंक, मेनली फॉस्फोरस अगर एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो। फाला ब्लाइट डिजीज़ इन शुगर केन इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, फाला ब्लाइट जो डिज़ीज़ है वो मैंगनीज़ की डेफिशिएंसी से होती है। द प्लांट न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द माइटोसिस इन द प्लांट, माइटोसिस के लिए, माइटोसिस आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि एक सेल डिवाइड करने वाला प्रोसीजर है। तो सेल डिवाइड करने के अंदर मतलब जो सेल वॉल है उसका रोल होगा, तो उसके अंदर हमने देखा था जो कैल्शियम से बनती है, तो इसमें आ जाएगा कि कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन द सॉइल इज़ 0.56% देन सॉइल शुड बी रेटेड एज, 0.56% अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी जो रेटिंग होती है कि 0.5% से कम है तो इसको हम लो बोलते हैं। अगर वो 0.5 से 0.75 के बीच है तो उसे हम बोलते हैं मीडियम, और अगर 0.75% से ज़्यादा है तो इसको हम हाई बोलते हैं। तो ये 0.56% है, तो मीन्स वो इसके बीच में लाई कर रही है, तो मीडियम आना चाहिए। इसका आंसर दे रखा है लो, नहीं गलत होगा, इसका सही आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल इज़ अ न्यूट्रिएंट बिन स्टेटमेंट, ये किसने बोला था कि जो सॉइल है वो हमारा न्यूट्रिएंट बिन है, कि जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं। ये जो स्टेटमेंट था ये विटनी ने दिया था, तो ये तो डायरेक्ट आपको लर्न करना है। फादर ऑफ द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फादर ऑफ द एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कौन है, J.V. लिबिग। विच वन इज़ कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन सा आएगा, Mn, मैंगनीज। MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जब मैं ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी इन दोनों के अंदर 60% K या K2, इसका आंसर ये होगा जो फॉस्फोरस है ये P2O5 के अंदर अवेलेबल होता है, और जो पोटाशियम है ये K2 के O के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर जोन, ये मैंने ऊपर से एक्सप्लेन करा था। ये फ़ायदा होता है अगर हम हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ही अपने क्लियर हो जाने लगते हैं। कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कहाँ पे होएगी, ओल्डर लीव्स के अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, बिकॉज नाइट्रोजन मोबाइल है, नाइट्रोजन एक मोबाइल एलिमेंट है। तो ये क्या करता है, ये तो प्लांट के जो ऊपर चला जाता है, और जिसकी डेफिशिएंसी है जो ओल्डर लीव्स हैं, जो नीचे वाली लीव्स है वहाँ पाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज़ लेस इन द एसिडिक सॉइल, मोस्टली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ना वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसिडिक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बस इसका एक एक्सेप्शन है, जो मोलिब्डेनम है ये इसका एक्सेप्शन है, ये जो है ये एल्केलाइन pH के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली P and K दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स इन द सॉइल बाय, P and K का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिफ्यूज़न से। जो नाइट्रोजन है इसका ट्रांसपोर्टेशन था मास फ्लो के साथ,
फॉस्फोरस और जो पोटाशियम है इसका होता है डिफ्यूज़न के साथ। थर्ड होता है इंटरसेक्शन। इसमें जो मतलब कि मेजर जो कैटायनिक है, कैल्शियम वगैरह, इनका इंटरसेप्शन के साथ होता है। और जिंक जो है वो तीनों टिकों के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ऑर्गेनिक मैटर 58%। और जब हम कन्वर्सन करते हैं तो 1.7 to 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा फैक्टर होता है एक, ये भी पूछ सकते हैं। खैरा डिजीज़ अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, जिंक। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे ना, सिलिका। अगर हमसे पूछता फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल में आता है सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सेलेनियम, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। सेंट्रल फर्टिलाइज़र क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के अंदर पाया जाता है। इंडिकेटर प्लांट फॉर द फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। तोरिया, ये रेपसीड जो है हमारा, ये इंडिकेटर प्लांट है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का। एक मिनट, ऊपर हमने कभी करा था ना कि इंडिकेटर प्लांट फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, इसका आंसर रेपसीड होगा। एक बार आपको चेक करके अच्छे से कमेंट में बता दिया जाएगा कि इंडिकेटर प्लांट जो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का तोरिया होता है, रेपसीड। इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ द अमोनियम सल्फेट इज़, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज़ 110। ये जो इक्विवेलेंट एसिडिटी वाला टेबल आपने क्लास में पढ़ा होगा तो उसको आपको लर्न करना है। इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है कि हमें इसकी जो अमोनियम सल्फेट है इसकी एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अमोनियम सल्फेट की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। लगभग मैं आपको बताती हूँ कि जो एनहाइड्रस अमोनिया होता है उसकी 148 होती है, अमोनियम क्लोराइड की 128, अमोनियम सल्फेट की 110, यूरिया की 80। तो ये आपको याद रखनी है। सबसे ज़्यादा हमारी एनहाइड्रस अमोनिया, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो उस